डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी से रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट विस्तार से जानेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे, जब हम कोई भी एक भाषा को अधिगम करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें व्याकरण का क्या भूमिका है। देखिए, अगर आप शुद्ध रूप से कोई नई भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर अवश्य ही सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शुद्धता की बात है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम कम्युनिकेशन पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन पे फोकस करना ज़रूरी है। जब तक हम कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव से कोई भाषा को अधिगम करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम सही रूप से उस भाषा को आयत्त नहीं कर पाएंगे, ये भी बात सही है। लेकिन जब हमें सही रूप से कोई एक भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है तब हमें व्याकरण जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम जान लेंगे। तो व्याकरण का क्या भूमिका है एक नई भाषा को सीखने में। यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश भाषा को अगर आप बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का क्या रोल है, इसे हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखो, व्याकरण क्या करता है ना, कम्युनिकेशन का फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है। क्योंकि ग्रामर किस प्रकार हम सेंटेंसेस में वर्ड्स का यूज़ करेंगे, कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, किसकी मदद से हम और बढ़िया तरीके से और क्लियर एंड क्रिस्प मैनर में अपना एक्सप्रेशन, अपना थॉट्स को शेयर कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं, हमें व्याकरण से सीखने को मिलती हैं। It helps learners understand sentence structure, tenses and word order for effective speaking and writing। अगर आप कोई भाषा में बहुत शानदार तरीके से प्रभावशाली ढंग से बात करना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार एक भाषा में बनाया जाता है, टेंस काल के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है। जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ टेंस, वर्ड ऑर्डर बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं तब आप बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो आप इन चीज़ों को कहाँ से सीख पाएंगे, ग्रामर से ही सीख पाएंगे। इसीलिए ग्रामर एक कम्युनिकेशन का फाउंडेशन स्टोन जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट, एनहांसेस कम्प्रिहेंशन। क्योंकि ग्रामर एक भाषा को किस प्रकार हम आसानी से या फिर बढ़िया तरीके से प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं उसका क्षमता प्रदान करता है। जैसे नॉलेज ऑफ ग्रामर इम्प्रूव्स रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स बाय हेल्पिंग लर्नर्स डिकोड सेंटेंस मीनिंग्स, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ग्रास्प कॉन्टेक्स्ट। अगर आप कोई एक टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हो, उसमें क्या बताया गया है उसे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तब आपको ग्रामर ही मदद करता है। और ग्रामर की सहायता से या फिर ग्रामर एक व्यक्ति में लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। हम जब श्रवण करते हैं तो उसमें क्या बोला जा रहा है, एक टेक्स्ट, एक लेक्चर का मतलब क्या है, उसको हम डिकोड कर सकते हैं। तो जब तक आप डिकोड नहीं कर सकेंगे तब तक आप अंडरस्टैंड यानी कि समझ नहीं पाएंगे। तो ग्रामर क्या करता है, हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसे इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। ग्रामर रूल्स एंश्योर करेक्ट यूसेज ऑफ लैंग्वेज, रिड्यूसिंग एरर्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, व्हिच इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम्स। तो क्लासरूम में जाकर के आप जब वार्तालाप करेंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, तो उसमें ग्रामर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब आप ग्रामर समझ करके क्लास में जाकर के वार्तालाप करोगे, बातचीत करोगे, तब आप सही तरीके से वर्ड्स को यूज़ करोगे। आप जो भी बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से बोलोगे, शुद्ध रूप से बोलोगे, उसमें गलती होने का गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए ग्रामर हमारी जो एक्यूरेसी है, बोल चाल हो या फिर लिखने का एक्यूरेसी हो, सही तरीके की लेख हमें लिखना हो, सही तरीके से बात करना हो, तो उसमें ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर का रोल्स, जैसे कि बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप ग्रामर
बहुत बढ़िया तरीके से जान जाते हो इंग्लिश लैंग्वेज का, तब आप जब इंग्लिश भाषा में बातचीत करना प्रारंभ करते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होता है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए होते हो और बहुत शानदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हो। इसके साथ साथ यह यानी कि ग्रामेटिकल स्किल यानी कि इंग्लिश का ग्रामर आप जब बढ़िया जान लेते हो ना, तब आप बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हो भाषा संबंधी कोई भी कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटेट्स लैंग्वेज एक्विजिशन। 5 नंबर पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्रामर जानते हैं तो ये हमारे जिस प्रकार मातृभाषा को हमने सीखा है ना, उसी प्रकार इंग्लिश को भी या फिर जो टारगेट लैंग्वेज है उसको भी सीखने में मददगार साबित होता है। जैसे कि फॉर यंग लर्नर्स ग्रामर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लैंग्वेज रूल्स नेचुरली, अबाइडिंग और एडिंग वोकेबुलरी एक्सपेंशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ग्रामर क्या करता है, देखो लैंग्वेज एक्विजिशन को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये जब ग्रामर सीख जाते हैं, ग्रामर को जब ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये किस प्रकार एक भाषा में, किस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को प्रयोग करेंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, वोकेबुलरी उनका बढ़िया होता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये नेचुरल वे में, नैसर्गिक तरीके से इंग्लिश भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाते हैं, इंग्लिश भाषा को आत्मीकरण कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट्स टीचिंग पेडागोजी। तो क्या करता है ये, टीचिंग पेडागोजी को सपोर्ट करता है। टीचिंग ग्रामर सिस्टमेटिकली equips students with tools to construct sentences, enhancing both productive that is speaking and writing and receptive that is listening and reading skills। तो पेडागोजी को भी जब हम बढ़िया तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, मनोविज्ञान को अप्लाई करना चाहते हैं, शिक्षण शास्त्र को कक्षा में प्रयोग करना चाहते हैं, तब हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। क्योंकि ग्रामर में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के समझाते हैं, तो जब हमें तोड़ करके समझाना पड़ता है तब हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ये ग्रामर जब हम जानते हैं इंग्लिश भाषा का या फिर और कोई भाषा का, तो रिसेप्टिव स्किल, जैसे कि हम रिसेप्टिव स्किल में क्या क्या शामिल होता है आपको मालूम है, लिसनिंग और रीडिंग। जब हम ग्रामर जानते हैं तभी हम बढ़िया तरीके से कोई टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि राइटिंग और स्पीकिंग की मदद से, तब भी हम बढ़िया तरीके से ग्रामर जब जानते हैं तो अपने आप को, अपना थॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर रोल्स हैं जो कि ग्रामर एक भाषा को अर्जित करने में, एक भाषा को एक्वायर करने में मददगार साबित होती है। अब आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, in a language class, students are memorizing the dialogues through drill and practice and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately। एक भाषा का कक्षा है, यहाँ बच्चे मेमोराइज कर रहे हैं, डायलॉग को मुखस्त कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्रिल के सहायता से शिक्षक के साथ साथ। और शिक्षक यहाँ जो बच्चे गलती कर रहे हैं ना, उनको साथ साथ सुधार करके, शुद्ध करके दे रहे हैं, बता रहे हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग इन कोरस। और बच्चे जो डायलॉग को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ये ग्रुप में कर रही है, समवेत कंठ में कर रहे हैं, कोरस में कर रहे हैं। द टीचर इज़ फॉलोइंग द। अब आपको बताना है यहाँ टीचर कौन सा पद्धति को अप्लाई कर रहे हैं। ऑप्शन है ऑडियो लिंगुअल मैथड, और यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्योंकि इस प्रकार जब ड्रिल होता है, ड्रिल की मदद से टीचर जो मिस्टेक होता है उन मिस्टेक्स को साथ साथ सुधार कर, शुद्ध करके देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑडियो लिंगुअल मैथड कहा जाता है। टीचर कुछ सेंटेंसेस प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, और स्टूडेंट्स साथ साथ उनका रिपीट करते हैं। कुछ इस प्रकार जो कार्य होता है उसे ऑडियो लिंगुअल मैथड कहा जाता है, या फिर उसे आर्मी मैथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ड्रिल पर, प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऑप्शंस जैसे कि CLT मैथड, डायरेक्ट मैथड, नेचुरल मैथड, ये नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे एक एक मैथड का हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में बहुत ही शानदार स्कोर करना चाहते हैं और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टॉल करना है सहज गुरु एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का लिंक
इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपना फोन में। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे करके OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। फिर आप पहले हमारे जो वीडियो डेमो क्लासेस है ना उनको देखिए, इसके बाद आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही पेपर में से कोई एक कोर्स या फिर दोनों ही पेपर का कोर्स ले सकते हैं महज 599 रुपीज पे करके। इस कोर्स में आपको मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बिल्कुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पूरा उसमें रहेगा। इसके साथ साथ PDF नोट्स, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम आपके लिए अलग प्रोवाइड करेंगे। तो देर किस बात का, आपको तुरंत ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना कोर्स ले लेना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी साइंस स्ट्रीम के लिए हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया है। हम आशा करते हैं बहुत जल्द जिनका पेपर 2 साइंस है उनके लिए भी कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 2। द oral errors of the students can be best corrected if the teacher। तो बच्चे मौखिक तौर से जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, उनको किस प्रकार हम बढ़िया तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन है इग्नोर्स द एरर एज इट में हैम्पर देयर लर्निंग। क्या करेंगे, जो गलती कर रहे हैं ना, जो एरर बच्चे कर रहे हैं उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसको अगर हम ज़्यादा सीरियसली लेंगे तो बच्चों का अधिगम को ये हैम्पर करेगा, बाधित करेगा। ये गलत बात है। उसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना हमारे लिए बहुत गलत साबित होगा। ठीक है, तो ये तो सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी आस्क्स अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटरिंग इज मस्ट इन स्कूल्स। विद्यालय में पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठियों से पढ़ाना एक ज़रूरी प्रैक्टिस है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो उसके साथी हैं उनको हम पढ़ाने के लिए बोलेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पीयर ट्यूटरिंग से काम नहीं चलेगा, टीचर को खुद उसको सुधार करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ मेड द एरर। क्या करेंगे, टीचर डायरेक्टली वहाँ जा कर के जहाँ गलती किया है बच्चा ने उसको सुधार कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। ये भी सही नहीं होता है। ऑप्शन डी पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। ये सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि क्या करेंगे, बच्चा ने जो गलती किया है उस गलती को हम क्या करेंगे, इन जनरल सबके सामने प्रकाशित करेंगे, दर्शन करा देंगे, दिखा देंगे, और बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें ये करने से ये सही हो सकता है। और हम क्या करेंगे, बच्चों को ट्राई करने के लिए देंगे कि पहले आप प्रयास करो, इसके बाद यदि आप गलती करते हो तो फिर हम सुधार कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। यह सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि इस प्रकार हम जब बच्चों को मौका देते हैं उससे सुधार करने का, शुद्ध करने का, तब यह बच्चों के लिए बहुत ही असरदार साबित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A grade 3 teacher has to assess the listening skill of her students। तो ग्रेड 3 में यानी कि कक्षा 3 में एक शिक्षिका है, वो अपना जो छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं, शिक्षार्थी हैं, उनको मूल्यांकन करना चाहती हैं। उनका लिसनिंग स्किल, उनका श्रवण क्षमता कहीं बेहतर है या नहीं है, पहले जैसा है या नहीं है, उसे मूल्यांकन करना चाहती हैं। व्हिच एक्टिविटी शुड शी कंडक्ट फॉर द सेम। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा कार्य को वो मैडम कर सकती है जिसके तहत से वो अपने बच्चों का लिसनिंग स्किल इंप्रूव हुआ है या नहीं उसे पता लगा सकती है, उसका मूल्यांकन कर सकती है। ऑप्शन ए आस्क द चिल्ड्रन टू टेल द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट रीड। जो टेक्स्ट को इन्होंने पढ़ा है उसमें से जब मैडम पूछेंगे कि आपको उन शब्दों का अर्थ बताना है, तो ये बताने से क्या हम ये मूल्यांकन कर सकेंगे बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से सुने हैं कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। ये तो एक्सप्रेसिव स्किल पर फोकस किया जा रहा है। ऑप्शन बी आस्क द चिल्ड्रन टू ड्रॉ ए स्टोरी एज शी नरेट्स इट। ये सही बात है, क्योंकि मैडम ने जब स्टोरी को नरेट किया, इसके बाद क्या करेंगे, मैडम स्टोरी को नरेट करने से पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि मैं जिस प्रकार स्टोरी को नरेट कर रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार आपको भी एक स्टोरी को नरेट करना पड़ेगा। वो स्टोरी कुछ भी हो लेकिन आपको नरेट तो करना पड़ेगा। ये सबसे सही हो जाता है। इस प्रकार जब हम कहेंगे तब जाकर के बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ अलग कहानी नहीं सुनाएंगे, वे ही कहानी को मैडम जो कहानी पढ़ा रही है ना, समझा रही है, इसी कहानी को बच्चे सुनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ जब बच्चे कहानी को हूबहू सुना सकते हैं, ठीक है, हालांकि बोलने का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन स्टोरी तो सुनना पड़ेगा ना बच्चों को। जब तक बच्चे स्टोरी बढ़िया तरीके से सुनेंगे नहीं, तब तक बच्चे किस प्रकार स्टोरी को मैडम को सुनाएंगे। इसीलिए बच्चा बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसमें से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों का लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हुआ है या नहीं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम चलो देख लेते हैं। आस्क द चिल्ड्रेन और चाइल्ड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन 4 और 5 सेंटेंसेस। देखो यहाँ अगर 4-5 सेंटेंस की मदद से बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, अपना परिचय देगा, तो ये तो एक्सप्रेसिव स्किल है, ये लिसनिंग स्किल नहीं है, इसको भी हम काट कर देंगे। ऑप्शन डी, आस्क द चाइल्ड टू डिस्क्राइब द पिक्चर शोन टू हिम और हर इन 3 सेंटेंसेस। ये जब हम बोलते हैं ना बच्चों को कि हमने आपको जो पिक्चर दिखाया है उस पिक्चर को देख करके आपको 3 से 4 वाक्य लिखना है, ये एक्सप्रेसिव स्किल होता है, याद रखिएगा, ये लिसनिंग स्किल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A learner is given a language task which he or he tries to accomplish with the support of peers or adults. तो एक शिक्षार्थी को भाषा का एक कार्य दिया गया है जिसमें वो शिक्षार्थी अपना जो सहपाठी है उनसे सपोर्ट लेगा और अपना कार्य को पूरा करेगा। द स्पेस बिटवीन व्हाट दे कैन डू विदाउट असिस्टेंस and what they can do with adult guidance or in collaboration with more capable peers is referred to as। तो आपको बताना है यहाँ ये जो बच्चों को जो कार्य दिया गया है, बच्चे क्या करेंगे, अपने से बड़े या फिर अपना जो क्लासमेट्स है उनकी मदद से इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा, याद रखिएगा, इसे वाइगोट्स्की कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि हमसे बड़े जिनकी मदद से हम कुछ सीखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स कहा जाता है, आप जानते हो। तो एक कार्य अभी हम कक्षा 5 में है, मान लो अभी हम एक कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर एक 7 का बच्चा आकर के मुझे मदद कर देगा तो मैं ये कार्य कर लूँगा, और बाद में 2-3 बार ये कार्य जब प्रैक्टिस कर लूँगा तो बाद में इसके जैसा बहुत सारा कार्य मैं कर लूँगा। तो ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, ये लेव वाइगोट्स्की का थ्योरी से पूछा गया सवाल है। तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following is not a step in a grammar lesson? आपको बताना है निम्न में से क्या एक व्याकरण पाठ में, एक ग्रामर लेसन में सही स्टेप नहीं है, एक स्टेप नहीं है, नॉट है। ध्यान से आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स रीड और लिसन टू द टेक्स्ट दैट कंटेन्स द टारगेट वर्ड फ्रॉम इन इट। तो देखो यहाँ जो शब्दावली है एक टेक्स्ट में एक लेसन में, तो उन लेसन्स को सुनाना है पढ़ करके, तो ये तो एक सही स्टेप है, ये स्टेप है ग्रामर का, लेसन का यही है सबसे पहला स्टेप। ग्रामर को हम अलग सा क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, कक्षा में ही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों को ये हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट रीड करेंगे, बच्चों को सुनने के लिए बोलेंगे। इसके बाद ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स हाईलाइट द टारगेट वर्ड और फ्रेज इन द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट हम जो पढ़ाएंगे उसमें से जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है उनको बच्चे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे या फिर टारगेट करेंगे। तो ये भी तो सही स्टेप है ग्रामर लेसन में। ऑप्शन सी, द टीचर प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ द ग्रामर पॉइंट। तो टीचर क्या करेंगे, कंट्रोल मतलब कि जिन्हें टीचर नियंत्रण करते हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, टीचर गाइडलाइन बांध करके दे देते हैं, ठीक है, उसे कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। और फ्री प्रैक्टिस का मतलब होता है जहां टीचर बच्चों को आज़ादी देते हैं, आप अपना मनपसंद तरीके से इन सवालों को, इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स का। तो ये फ्री प्रैक्टिस है। तो ये भी एक ग्रामर क्लास का सही तरीका है। ग्रामर लेसन को हमें इन चीज़ों को फॉलो करके पढ़ाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी, लैंग्वेज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रीडिंग टेक्स्ट मीन्स दैट यू शुड ड्रिल इट। आप इसे ड्रिल करोगे ये इसका मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि ड्रिल मेथड में हम कुछ इस प्रकार करते हैं। यहाँ जो प्रेजेंट किया गया है ना रीडिंग टेक्स्ट में, तो रीडिंग टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्रिल करना ही करना है, ठीक है। तो ये ग्रामर लेसन का सही तरीका, सही स्टेप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 6। Which approach to writing enables learners to undergo stages to do a good write up? तो कौन सा पद्धति, कौन सा अप्रोच को लिखने में हम अप्लाई करेंगे जिसके मदद से बच्चे सुंदर तरीके से लिख पाएंगे।
ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो हम कार्य देते हैं वो बच्चों को डिस्क्राइब करके लिखना पड़ता है। ऑप्शन बी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, इसे प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग कहा जाता है, जिसमें लर्नर को क्या करते हैं हम स्टेज में कार्य करके लाने के लिए देते हैं। ठीक है, राइटिंग टास्क करके लाने के लिए देते हैं स्टेजेस में। एक एक करके क्या करेंगे, जो राइटिंग कार्य है उसका लेवल को हम बढ़ाते हैं और इसे प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग कहा जाता है, जिससे बच्चों का राइटिंग बढ़िया होता है। ऑप्शन सी देखो प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, ये प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल राइटिंग भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीडिंग कम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कि जो टेक्स्ट में दिया गया है ना, उसको हम अपने अंदाज में, अपने भाषा में समझने का जो पावर है ना, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बाकी ऑप्शंस को फिर भी हम स्टडी करके देख लेते हैं। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल इनटू करस्पॉन्डिंग साउंड्स, हम करस्पॉन्डिंग साउंड्स में जो लिखा हुआ भाषा है, जो सिंबल है, जो चिन्ह है, उनको अनुवाद करने से इसे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं कहा जाता। ऑप्शन बी परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड इट फ्लुएंटली, हम फ्लुएंटली यानी कि अनर्गल तरीके से, बढ़िया तरीके से, बिना अटके पढ़ने के लिए डिकोड करेंगे, तो इसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं कहा जाता, समझने को कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, देखो हर एक शब्दावली को हम, हर एक शब्दों को, वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम टेक्स्ट को समझ पाइए, सही बात नहीं है। हम क्या करते हैं कई बार ना, हर एक शब्द को ना समझ करके ओवरऑल मीनिंग को समझते हैं, जिसे कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट में समझना, इसे ही कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है, कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 8। ए टीचर ऑफ क्लास 3 इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकेबुलरी टू द लर्नर्स, कक्षा 3 में एक शिक्षिका नई शब्दावली पढ़ा रही है बच्चों को। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द न्यू वोकेबुलरी, तो निम्न में से कौन सा सही तरीका है नई शब्दावली बच्चों को प्रेजेंट करने का? ऑप्शन ए द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन ए वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन व्हिच इट ऑकर्स, तो टीचर क्या करेंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिस सिचुएशन में वो ऑकर हो सकता है, वो घटित हो सकता है, और उस सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग को समझाएंगे। यह सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि इस प्रकार जब हम बच्चों को मीनिंग समझाएंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट में बच्चे समझ जाते हैं किस प्रकार कहाँ इसका यूज़ होगा, वो बढ़िया तरीके से बच्चों को समझ में आ जाता है। तो हमें आशा है कि इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऑप्शंस को फिर भी हम देख लेते हैं। द टीचर शुड राइट इट्स मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क लर्नर्स टू लर्न इट बाय हार्ट, ये गलत तरीका है कि अर्थ जो है उस शब्द का ब्लैक बोर्ड में टीचर लिखेंगे और वहाँ ध्यान से बहुत मन लगा के बच्चों को इसे सीखने के लिए कहेंगे, ये सही तरीका नहीं है। ऑप्शन से द टीचर शुड टेल देम द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स एंड गिव द मीनिंग इन देयर लैंग्वेज, क्या करेंगे टीचर उनका जो विपरीत शब्द है, विपरीत अर्थ है, उनको बताएंगे और मातृभाषा में उनको अर्थ लिखने के लिए, सीखने के लिए बोलेंगे, ये भी सही तरीका नहीं होता है। द टीचर शुड गिव देम ए कॉन्साइज डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, टीचर क्या करेंगे शब्द का, यानी कि जो शब्द पढ़ाया है टीचर ने उनका एक बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन संज्ञा देंगे, तो ये भी सही बात नहीं है। डेफिनेशन देने से यहाँ बच्चों का जो मीनिंग है, बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। इसीलिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीकिंग डिफरेंट वॉइस टू हिज टीचर, कक्षा 5 में पढ़ने वाला एक छात्र है मंजीत, जो अपना शिक्षक से अलग अलग तरीके से वार्तालाप करता है, बात करता है। टू हीज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू ए 2-year-old चाइल्ड, तो वो अपना दोस्तों के साथ भी कुछ इस प्रकार बात करता है और 2 साल का एक शिशु के साथ, एक बच्चा के साथ भी वो इसी प्रकार बात करता है। इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज़ लैंग्वेज इन सोशल इन सिचुएशंस, तो आपको इसका मतलब क्या होता है कि मंजीत ये जानता है कि किस अवस्था में, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भाषा को कैसे प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ दिस एट्रीब्यूट टू ए लैंग्वेज नोन एज, आपको बताना है लैंग्वेज के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है, यानी कि भाषा को किस सोशल सिचुएशन में हम कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ क्या बोलेंगे,
अपना पिताजी को किस प्रकार हम बात करेंगे, अपना दोस्तों के साथ किस प्रकार हम बात करेंगे, अपना मामा के साथ कैसा हम बात करेंगे, उसका अलग अलग स्थिति होता है, अलग अलग शब्दावली है। हमें उन शब्दों का प्रयोग करके अपना बड़ों के साथ बातचीत करना होता है। तो जब हम ये सीख जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। कहाँ क्या शब्द प्रयोग होगा उसको जानने का मतलब है प्रैग्मेटिक्स, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10। ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज फ्रॉम बुक्स टू यंग चिल्ड्रन एट होम एंड इन दिस वे exposes them to books and new ideas and the children are actively engaged in this process. This technique is known as। एक दादी जी है जो अलग अलग कहानियों को बच्चों का किताब से पढ़ना पसंद करती हैं अपना घर में, और इसी प्रकार ये बच्चों को भी अलग अलग किताबों के साथ परिचित करवा देती हैं, अलग अलग चिंतनों के साथ परिचित करवा देती हैं, और इसमें बच्चे एक्टिवली शामिल भी हो जाती हैं। जब दादी जी बच्चों को कहानी सुनाती हैं तब इस टेक्निक को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस टेक्निक को डायलॉजिक रीडिंग कहा जाता है। जब इस प्रकार दादी जी पढ़ा रही हैं, स्टोरीज़ को पढ़ रही है और बाद में बच्चों को भी सुना रही है, स्टोरीज़ को बच्चों के सामने पढ़ रही है, बच्चों को इसका मतलब समझा रही है, तो इसे डायलॉजिक रीडिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। To create an inclusive, welcoming and joyful environment that supports every child's participation in achieving the competencies outlined in the National Curriculum Framework (NCF) can be best done by। तो NCF में यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो उद्देश्य व जो ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है कि एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा पर्यावरण विद्यालय में तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा जिसमें हर एक बच्चा को स्वागत किया जाएगा और हर एक का पार्टिसिपेट करने का, अंश ग्रहण करने का अधिकार बराबर होगा। इसको हम किस प्रकार सबसे बेहतरीन ढंग से अपना विद्यालय में ला सकते हैं, एक एक ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए, डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यस, यही है इसका सही जवाब, क्योंकि अलग अलग डोमेन से जब हम बच्चों का कार्य को डिस्प्ले करेंगे, एक वॉल मैगजीन बना करके बच्चों का जो एक्टिविटीज़ है उनको शानदार तरीके से सिंक्रोनाइज करके रखेंगे, तब ही हम क्या करेंगे, हर एक बच्चा को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश देने का प्रावधान कर लेंगे, मौका देंगे जिसमें सबका अंश ग्रहण करना, सबका पार्टिसिपेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और इस प्रकार एक बहुत ही वेलकमिंग वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और हर एक बच्चा महसूस करेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ लिखूँगा, तो इस लेखनी को यहाँ टांगा जाएगा, रखा जाएगा, बहुत ही यत्न करके, बहुत ही सम्मान के साथ। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, चलो हम देख लेते हैं। डेकोरेटिंग द क्लासरूम फॉर ए कलरफुल एनवायरनमेंट। सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन का कार्य करने से नहीं होगा, डेकोरेशन से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नमूना का तामझाम का डेकोरेशन करते हैं, उससे क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या, बताइएगा। कंडक्टिंग इंडोर एक्टिविटीज़ एंड अवॉइडिंग दैम फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटीज़ इन स्कॉर्चिंग हीट। तो यहाँ बोल रहा है कि बाहर में कार्य करेंगे तो बड़ा ही खतरनाक धूप लगता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो कार्य है उसको अंदर ही करा देंगे। नहीं होगा। देखिए जो बाहर का कार्य है ना, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको आउटडोर में ही करवाना सही होता है। ऑन द अदर हैंड जो इंडोर एक्टिविटीज़ है उनको भीतर ही करवाना सही होता है, चेंज करने से कार्य नहीं होता है। ऑप्शन डी, मेजरली फोकसिंग ऑन द लर्नर्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सिर्फ और सिर्फ बच्चों का स्वास्थ्य पर ध्यान देने से नहीं होगा और बच्चे अच्छा रहेंगे इस पर भी ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ए थर्ड ग्रेड टीचर विशेस टू एस्टेब्लिश ए रीडिंग कॉर्नर इन हर क्लास। कक्षा 3 में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ये तय किया इन्होंने कि अपना कक्षा में एक रीडिंग कॉर्नर बनाएंगे। इन मेकिंग द जजमेंट फॉर सिलेक्टिंग ए चिल्ड्रंस बुक। अब जब वो बच्चों के लिए किताब सिलेक्ट करना चाहती हैं उसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। तो निम्न में से कौन सा सवाल सबसे पहले इस टीचर को, उन शिक्षिका को फेस करना है या फिर कंसिडर करना है जिनके मदद से वो किताब को सिलेक्ट करेंगी। एक एक करके ऑप्शंस हम देखेंगे। ऑप्शन ए, विल द बुक्स हेल्प एड्रेस द गोल्स ऑफ द थर्ड ग्रेड रीडिंग करिकुलम। थर्ड ग्रेड में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है रीडिंग करिकुलम में जो दिया गया है, क्या यह किताब उनको पूर्ण कर पाएगा, ये सही उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी, विल दिस बुक्स बी अप्रोप्रिएट फॉर यूज
इन मोर देन वन इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट में हम इन बुक्स को क्या यूज़ कर पाएंगे, ये भी सही क्वेश्चन नहीं है। आर द ऑथर्स ऑफ दिस बुक्स वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, यस ये सही बात है, क्योंकि जो किताबों को हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं ये किताब जिन्होंने लिखा है, क्या ये बच्चों का बहुत ही नामी, बहुत ही फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट है क्या, चिल्ड्रंस लिटरेचर का ऑथर्स पोएट है क्या, इसको हम इंश्योर करेंगे और बाद में इनका लिखा हुआ किताबों को सिलेक्ट करेंगे। तो यह सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आर द बुक्स रिटन फॉर द इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या कक्षा में जितने बच्चे हैं उनको इंडिपेंडेंटली यानी कि बच्चे खुद से पढ़ पाएंगे उस लेवल के हिसाब से इस किताबों को बनाया गया है, ये भी सही क्वेश्चन नहीं है। तो हमें आशा है सवाल का सही जवाब कैसे हुआ आपको मालूम पड़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए चाइल्ड डज नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक, एक टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि एक टॉपिक पर बहुत गंभीरता से सवाल पूछने के बाद, सोचने के बाद भी एक बच्ची या बच्चा उसमें एक पैराग्राफ नहीं लिख पाती है या पाता है। हाउएवर शी इज़ एबल टू राइट इट अंडर एडल्ट और पीयर गाइडेंस, अगर उसको कोई सहपाठी या फिर उससे कोई बड़ा मदद कर दे, कुछ गाइड कर दे, तो वो बच्ची आराम से लिख सकती है। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, और इस गाइडेंस को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इस गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, जो लेव वाइगोट्स्की का थ्योरी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो 14, ए टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकेबुलरी इफेक्टिवली, एक शिक्षिका ये चाहती हैं कि उनकी जो छात्र छात्राएं हैं ये शब्दावली बहुत प्रभावशाली ढंग से सीख जाए, अधिगम कर ले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकेबुलरी इन हर क्लासरूम, तो निम्न में से कौन सी तरीकाओं को ये मैडम ये टीचर अपना क्लासरूम में अप्लाई करने से उनका ये कार्य पूरा होगा, उनका उद्देश्य पूर्ण होगा। ऑप्शन ए, आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, देखो ये अगर कार्य हम एज ए टीचर बच्चों को देंगे कि इन शब्दों का आपको मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढना है, तो ये सही कार्य नहीं होगा। ऑप्शन बी, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस, ये सबसे सही होगा, क्योंकि हम शब्दावली यानी कि जिन शब्दों को हमने पढ़ाया है क्लास में उन शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए हम बच्चों को कहेंगे और इनको अपना रोज़मर्रे का ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए हम कहेंगे, तो यह सबसे सही बात हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब अपने जीवन में उन शब्दों को प्रयोग करेंगे तब जाकर के बच्चे आगे इनको भूलेंगे नहीं। ऑप्शन सी, राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, जिस भाषा में टीचर पढ़ा रहे हैं उन भाषा में क्या करेंगे, हर एक शब्दों को ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे और उनका अर्थ भी मातृभाषा में लिख देंगे, ये सही तरीका नहीं होता है। आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन ए लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग्स इन देयर लैंग्वेज, क्या करेंगे, टीचर बोलेंगे कि आपको किन किन शब्दों को समझने में कठिनाई है उन शब्दों को आप अंडरलाइन करके लाओ, मैं इनका अर्थ लिख करके देती हूँ या देता हूँ, तो ये भी सही नहीं है तरीका। प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार इनको प्रयोग किया जाएगा, जब तक हम इस परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्टेक्स्ट में समझा नहीं पाएंगे तब तक बच्चे बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबुलरी लर्निंग, तो वोकेबुलरी लर्निंग में इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो फॉलोइंग एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, यानी कि नीचे जो एक्टिविटी दिया गया है ना ये वाला एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ देखो, फाइंड वर्ड्स व्हिच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो रेन के साथ दोस्ती करा सकता है, बी फ्रेंड मतलब दोस्ती करा देना, परिचित करवा देना, तो रेन के साथ जो परिचित करवा सकता है, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हैवी रेन, ये हैवी रेन जो शब्द है इनमें से आपको वो शब्द निकालना है। तो ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, मान लो आपने ये सेंटेंस दिया हैवी रेन, हैवी रेन में से आपने कहा कि आपको एक शब्द निकालना है जो रेन के साथ दोस्ती करा सकता है, तो इस प्रकार जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें कोलोकेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स, तो एक टेक्स्ट को जब हम स्किमिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम जब एक सामान्य मीनिंग के लिए एक टेक्स्ट को आंखों से पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ आँख
इधर उधर करके हम पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है स्किमिंग। ठीक है, स्कैनिंग भी एक फास्ट रीडिंग कैटेगरी है और स्किमिंग भी फास्ट रीडिंग है। ये स्लो नहीं होता है, ये जल्दी जल्दी होता है। जिस्ट पाने के लिए, समरी पाने के लिए हम पढ़ते हैं, और स्कैनिंग तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जब हम स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। तो राइट बाय राइटिंग यानी कि लेखनी को लेखन से ही जब हम करवाते हैं तो उस अप्रोच को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोडक्ट अप्रोच। ये प्रोडक्ट अप्रोच नहीं है, याद रखिएगा, इसे प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, राइटिंग में प्रोसेस का अप्रोच कहा जाता है क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत यहाँ राइटिंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following is an extrapolative writing task। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कार्य है, लेखन कार्य है। ऑप्शन है इमेजिन यू वर द बॉय इन द स्टोरी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन व्हिच यू मैट अ स्ट्रेंजर। ये सही जवाब हो जाएगा। कहानी में आप अपने आप को उस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उस कहानी का जो बच्चा है, उसके साथ कंपेयर करोगे और आप सोचोगे कि आप वो बच्चा हो। इसके साथ आप अपना दोस्त को सारा का सारा घटना, जब आप एक स्ट्रेंजर यानी कि अपरिचित आदमी के साथ आप भ्रमण करते वक्त, जब एक आदमी के साथ आपका वार्तालाप हुआ है, परिचय हुआ है, उसके साथ आपने क्या क्या बात किया है, क्या क्या नहीं, क्या एक्सपीरियंस आपको मिला, वो सब लेकर के जब आप खत लिखोगे तो उसे एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहा जाएगा। ऑप्शन बी, सी, डी इसका सही जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 19, ए टीचर ऑर्गेनाइजेस हर क्लास into the pair and gives a story of 18 sentences। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को ऑर्गेनाइज करती हैं और बच्चों को दो दो करके प्यार बनाती हैं, जोड़े बनाती हैं और एक कहानी देती हैं जिसमें 18 सेंटेंस है। ठीक है, वन ऑफ द पेयर्स हैज़ ऑड सेंटेंसेस। तो यहाँ एक जो प्यार है ना, उनको ऑड सेंटेंस दिया जाता है, यानी कि सेंटेंस नंबर 1, 3, 5 ये सब क्या है, ऑड सेंटेंसेस है, याद रखिएगा। इनको प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है। एंड अदर सेंटेंसेस ब्लैंक, और बाकी जो इवेंट नंबर वाला सेंटेंसेस है जैसे कि सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 6, ये खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। while the other has event sentences, और दूसरे जो बच्चों को देती हैं तो उन बच्चों को इवेंट सेंटेंसेस जैसे कि सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 6 कुछ इस प्रकार सेंटेंसेस को दे देती हैं और जो सेंटेंसेस है इनको ब्लैंक रख देती है। एंड और सेंटेंसेस ब्लैंक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स इन पेयर्स हैव टू रीड आउट द सेंटेंसेस म्यूचुअली टू ईच अदर एंड राइट टू कंप्लीट द स्टोरी। तो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ जो दो जोड़ा है ना बच्चों का, वो आपस में मिल कर के एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और बाकी वाला ब्लैंक में क्या सेंटेंस होगा उसे पूर्ण करके पूरा कहानी को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इस एक्टिविटी में एक ग्रुप जब इस स्टोरी को यानी कि सेंटेंसेस को पढ़ेगा तो बाकियों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। ठीक है, इसमें लिखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। तो सारा का सारा कार्य जैसे कि भाषा सीखने का 4 जो कौशल हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चारों कौशलों को शामिल किया गया है। व्हाट इज़ दिस टास्क नोन एज। अब आपको बताना है इस कार्य को क्या कहा जाता है। देखो यहाँ जो पढ़ने का तरीका है ना, वो एक दूसरे के साथ मिल कर के पढ़ने का बात किया गया है। इसके साथ साथ एक ग्रुप पढ़ेगा, बाकी ग्रुप बहुत ध्यान से सुनेंगे और फिर ये भी पढ़ेंगे, बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल डिक्टेशन। याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चिल्ड्रन रीड एंड राइट टू अचीव द पर्पस ऑफ। बच्चे किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन है रूट मेमोराइजेशन, यानी कि कंठस्थ करना मुखस्थ विद्या, ये गलत बात है। मेमोराइजेशन क्रेमिंग नहीं होगा। ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग, यस दिस इज द राइट आंसर। यही है शुद्ध उत्तर, क्योंकि बच्चे अर्थ उद्धार करने के लिए, अर्थ को गठन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए पढ़ते हैं और लिखते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर आपका मन में कोई डाउट, कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपना क्वेरीज, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।